अब हम शुरुआत करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मानव जो श्वसन तंत्र है, यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, वो कैसे किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। ठीक है, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं जब भी, तो कुछ उससे पहले जनरली बातें बताता हूँ। तो इससे पहले हम श्वसन तंत्र को समझने से पहले हम बात करते हैं कुछ जनरली बातें, और वो बातें क्या हैं कि इनको समझना ज़रूरी है। कि देखिए, कुछ जो जीव होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार से जो श्वसन तंत्र होता है वो किस प्रकार से होता है, कि किस जीव में कौन सा श्वसन तंत्र होता है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, हम देखते हैं कि जो स्तनी प्राणी हैं, स्तनी प्राणी या जीव जो हैं, उनमें जो श्वसन तंत्र होगा, उनमें जो श्वसन तंत्र है वो फेफड़े यानी कि लंग्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो देखिए, ये तो बात हो गई स्तनी प्राणियों की। ठीक है, अब यदि अगर हम बात करें जलीय प्राणियों की, ये स्थली और ये जलीय प्राणी, तो जलीय जो प्राणी होते हैं उनमें जो श्वसन तंत्र होता है, यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? गिल्स के द्वारा, यानी कि जिन्हें हम क्लॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम देखते हैं, अगर मेंढक को देखें, यानी कि एक तरह से भूमि ऊपर जो है, हम इसको ऐसे समझते हैं, मेंढक जो है, मेंढक में जो श्वसन तंत्र होता है, देखिए ये कैसे किस प्रकार होता है। जब ये भूमि के ऊपर होता है, ठीक है, जब ये भूमि के ऊपर होता है और जब ये भूमि के यानी कि भूमि के अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है, तो भूमि के ऊपर होता है तो होते हैं फेफड़े। ठीक है, भूमि के अंदर होता है तो क्या होते हैं? इसमें त्वचा जो होती है। ठीक है, अगर यदि इसका जो टैडपोल लार्वा है वो जल के अंदर, उसमें क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स, यानी कि क्लॉम होता है। उसके बाद देखा जाए तो जो कीट होते हैं, जो कीट, इनमें ट्रेकिया यानी कि जो श्वास नली है, ट्रेकिया। ठीक है, श्वास नली जो है यानी कि ट्रेकिया, इसके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है कीटों में। ठीक है, कीट जो होते हैं श्वसन क्रिया ट्रेकिया के माध्यम से करते हैं। अब देखिए आप, यहाँ हम देखते हैं कि जो मानव जो श्वसन तंत्र है, मानव जो श्वसन तंत्र है उसमें जो श्वसन अंग है वो कैसे और किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, देखिए हम जब बात करते हैं श्वसन तंत्र की तो ये मिलकर बना होता है श्वसन अंगों से। हम कहते हैं कि श्वसन अंग से श्वसन तंत्र बनता है। क्या बनता है? श्वसन तंत्र बनता है। ठीक है, जब श्वसन अंग मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं तो उसे हम श्वसन तंत्र कह रहे हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ देखते हैं, सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो देखिए श्वसन तंत्र में सबसे फर्स्ट जो श्वसन अंग होगा वो होगा नासा छिद्र। क्या होते हैं फ्रेंड्स? नासा छिद्र होते हैं। ठीक है, नासा छिद्र होते हैं। इनके बारे में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो नंबर 1 पर नासा जो छिद्र होते हैं ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, ये बाहर की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, बाहर की ओर स्थित होते हैं नासा छिद्र। यहाँ से क्या होती है? वायु ग्रहण की जाती है, या अंदर वायु अंदर ली जाती है, ऐसे कह सकते हैं हम, वायु अंदर ली जाती है। किसके द्वारा? नासा छिद्रों के द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव में 2 नासा छिद्र होते हैं और वो बाहर की ओर खुलते हैं, जिनके द्वारा वायु अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नासा गुहा। क्या देख रहे हैं भैया? नासा गुहा देख रहे हैं।
अब देखिए ये नासा छिद्र है और ये नासा गुहा है, ठीक है, नासा गुहा। इसकी कैसी संरचना होती है, किस प्रकार से होती है, वो हम देखते हैं। तो नंबर 2 हम देख रहे हैं नासा गुहा। अब देखिए नासा गुहा जो होती है इसको हम देखते हैं, तो ये जो छिद्र होते हैं नासा छिद्र, ये जो नासा छिद्र हैं हमारे जो नाक है ना, नासा छिद्र जो है उसके पीछे स्थित होती है नासा गुहा, यानी कि ये नासा छिद्र हैं और ये क्या है, ये नासा गुहा है। तो नासा गुहा में देखिए छोटे छोटे रोम होते हैं, क्या होते हैं, छोटे रोम होते हैं। हम देखते हैं छोटे छोटे रोम बाल जो होते हैं छोटे छोटे स्थित होते हैं। इसकी जो नासा गुहा की जो सतह है इस पर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, श्लेष्मा झिल्ली। अब ये जो श्लेष्मा झिल्ली है, ये श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है, श्लेष्मा स्रावित करती है, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा स्रावित करती है। इनका काम क्या है, नासा गुहा में ये जो रोम है और जो श्लेष्मा झिल्ली है इसका काम क्या है। अब देखिए जो नासा छिद्र में जो रोम है, रोम क्या करते हैं कि वायु के साथ जो हम वायु अंदर लेते हैं उसके साथ छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण और सूक्ष्म जीव जो आते हैं, है ना, उनको ये रोक लेता है और जो श्लेष्मा है उनको वहीं पर चिपका देता है, ठीक है, अंदर जाने से रोकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रोम हैं ये वायु को छानने का काम करते हैं, वायु को छानने का काम, वायु को छानने का कार्य हो गया रोमों का, ठीक है, जो रोम होते हैं। उसके बाद देखिए जो श्लेष्मा झिल्ली है इसका काम क्या है, जो श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, ये जो श्लेष्मा होता है ये क्या करता है कि ये वायु को नम बनाता है, वायु नम करता है, वायु जो होती है इसको नम बनाता है, यानी कि एक तरह से इसका टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। उसके बाद देखिए ये मैंने कहा था कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, उनको क्या कर लेता है, चिपका लेता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो नासा गुहा है, जो नासा गुहा है वो इसमें क्या होते हैं, देखिए इसमें नेजल होता है, किससे मिलकर बनी होती है, किन अस्थियों से, नेजल होता है, प्रोमैक्सिमा होता है, प्रोमैक्सिला होता है और मैक्सिला होता है और एथेमाइड होता है, ठीक है, एथेमाइड। ये जो हम पढ़ेंगे, जब कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन सी हड्डियों से कौन सी संरचना बन रही है। तो यहाँ क्या फिलहाल क्या है, नेजल, प्रोमैक्सिला, मैक्सिला और एथेमाइड, इनकी हम बातें कर रहे हैं। तो इससे नासा गुहा मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब देखिए आप, ये तो बात हो गई नासा गुहा की, किसकी बात हो गई, नासा गुहा की बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नासा ग्रसनी है, क्या है, नेक्स्ट जो नंबर 2 नासा गुहा, नंबर 3 नासा ग्रसनी। यहाँ हम देखते हैं नासा ग्रसनी। अब जो नासा गुहा जो होती है उसके जस्ट जो पीछे जो संरचना होती है वो नासा ग्रसनी की होती है। इसका कार्य केवल क्या होता है कि ये जो वायु होती है, वायु जो होती है उसको कहाँ पहुँचाती है, आगे भेजती है, ठीक है, नासा ग्रसनी। अब देखिए क्या होता है कि नासा ग्रसनी के बाद जो अगला श्वसन अंग है कंठ, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कंठ नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। नंबर 3 हमने देखा था, ग्रसनी को देखा था, यानी कि नासा ग्रसनी को। नंबर 4 हम देख रहे हैं कंठ को, ठीक है, कंठ हम देखते हैं। अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट श्वसन अंग है हमारे श्वसन तंत्र का, ठीक है। इसमें हम देखिए क्या देखते हैं कि जो श्वसन तंत्र है इसमें जो कंठ होता है, क्या होता है, जो कंठ होता है ये देखिए त्रिभुजाकार आकृति का होता है। सबसे फर्स्ट अगर देखें हम, त्रिभुजाकार कैसा होता है, जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये त्रिभुजाकार संरचना है, एक तरह से त्रिभुजाकार, इसमें इस संरचना ये हो गई, तो इसकी आकृति त्रिभुज के समान हो गई, त्रिभुजाकार के समान हो गई। इसमें देखिए क्या होता है, किसे हम लैरिंक्स भी बोलते हैं, लैरिंक्स
स्वर यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र, क्योंकि इसमें स्वर रज्जु होते हैं। क्या होते हैं भैया? स्वर रज्जु होते हैं जो कि आवाज़ उत्पन्न करते हैं, है ना। विभिन्न तरह की आवाज़ जो है कि हमारी एक कला हो जाती है। किसी की इतनी मधुर आवाज़ होती है, किसी की एक थोड़ा हम कह सकते हैं कि सही आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। जैसे किसी की इतनी प्यारी आवाज़ लगती है और किसी की हम आवाज़ सुनते हैं तो सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो वो किसके कारण है? लैरिंग्स के कारण है, कंठ के कारण है, ठीक है। इसमें स्वर रज्जु होते हैं। यहाँ देखिए इस पर एक जो है कि एपिग्लोटिस ढक्कन होता है। जैसे कि हमने जब पाचन तंत्र पढ़ा था तो उसमें इसको बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ा था। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि जो ग्रसनी के लास्ट में जुड़ा हुआ है स्वर यंत्र, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ तो यानी कि जो ग्रसनी होती है यहाँ देखिए 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो सांस नली, आगे चलकर सांस नली, और एक हो जाती है जो हम उसमें भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिसके माध्यम से, ठीक है, यानी कि फूड पाइप। अब देखिए 2 छिद्र होते हैं, तो यहाँ पर जो सांस का छिद्र है कंठ में क्या है? सांस छिद्र है। यहाँ ढक्कन होता है एपिग्लोटिस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एपिग्लोटिस। हमने क्या कहा? दोबारा से समझेंगे कि जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी जो है होती है, ठीक है, यहाँ से ये 2 भागों में डिवाइड होती है। ये तो यहाँ ये 2 भागों में ये तो चली जाती है फूड पाइप के रूप में, ठीक है, और ये सांस नली के रूप में, ठीक है। अब देखिए फूड पाइप में से तो भोजन जाता है तो उसमें जो ये छिद्र जो है निगल द्वार कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो ये कंठ में जो छिद्र होता है इसको हम घाटी द्वार बोलते हैं। इसमें से क्या होता है कि सांस जो है, वायु जो है अंदर जाती है। क्या जाती है? वायु अंदर जाती है। जो ढक्कन होता है एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस से होता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? ये ढक्कन इसके ऊपर से हट जाता है, और लेकिन जब हम भोजन को निगलते हैं तो ढक्कन जो है एपिग्लोटिस इसके ऊपर ढक जाता है ताकि भोजन के कण इसमें नहीं जाएं। और इसके बारे में हमने जान लिया है कंठ के बारे में कि इससे आवाज़ उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये तो था कंठ। नेक्स्ट देखिए अब आप कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि चलो वो तो बात हम करेंगे, श्वसन दर और श्वसन की संवातन दर कितनी होती है वो तो हमने अभी देखा था। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो संवातन दर या हम कह सकते हैं श्वसन दर 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कभी कभार नहीं कई बार पूछा गया है कि भोजन ग्रहण करते समय संवातन दर या श्वसन दर कितनी हो जाती है? तो वो हो जाती है 0। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वसन बंद हो जाता है, श्वसन की क्रिया, हम सांस नहीं ले सकते जब भोजन को निगलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट देखिए आप, उसके बाद हम चलते हैं सांस नली पर यानी कि ट्रेकिया पर। सांस नली यानी कि ट्रेकिया, यहाँ देखिए जो ट्रेकिया है यानी कि जो सांस नली है ये, ठीक है, ये जो सांस नली है इसके बारे में अगर बात करें तो हम देखते हैं सांस नली के बारे में हम देखें, इसको इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, ठीक है। चलो आप समझ जाना ट्रेकिया, तो लिख देता हूँ ट्रेकिया, ठीक है। अब देखिए इसकी लंबाई जो होती है लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। ये देखिए कंठ से लेकर फेफड़ों तक फैली हुई संरचना होती है, ठीक है। इसका कार्य क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं। सी आकार के छल्ले होते हैं मांसपेशियों से बने हुए। ये जो छल्ले होते हैं इसको पिचकने नहीं देते, है ना, इसको शिथिल नहीं होने देते, पिचकने नहीं देते हैं सी आकार के छल्ले। अब देखिए जो सांस नली है इसका कार्य क्या है कि यह भोजन नहीं, ये सांस को या हम कह सकते हैं वायु को
कार्य सांस को या हम कह सकते हैं वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गति होती है इसमें। इसमें होती है भैया, इसमें जो गति होती है वो होती है पैरामीशियम की भांति होती है, क्रमाकुंचन होती है, क्रमाकुंचन होती है। ठीक है, क्रमाकुंचन जो गति होती है एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई कण होता है तो वो ऊपर क्रमाकुंचन द्वारा कहाँ चला जाता है, ग्रसनी में चला जाता है और उसको निगल दिया जाता है ताकि वो फेफड़ों में नहीं जाए। आगे देखिए ये सांस को कहाँ लेकर आ गई, ये सांस को लेकर आ गई भैया फेफड़ों तक। ठीक है, फेफड़ों में ले जाती है, ये इसका क्या हुआ कार्य। अब देखिए ये जो ट्रेकिया है ये आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दो भागों में डिवाइड आपको दिखाई दे रहा होगा, एक भाग ये और एक भाग ये, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं एक भाग को श्वसनिका, ये भी श्वसनिका और ये भी श्वसनिका। ठीक है, तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है जिसे हम श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई श्वसनिका की। अब देखिए जो श्वसनिकाएं जो हैं ये आगे चलकर कई अनेक सारी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही हैं ये जाल के रूप में, ये श्वसनिकाएं हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की श्वसनिकाएं हैं और इन श्वसनिकाओं में अंदर जो कि ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ये वायुकुपिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? वायुकुपिकाएं होती हैं। देखेंगे हम इनके बारे में, फिलहाल हम इसको समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये तो हो गई श्वसनिकाएं और वायुकुपिकाएं। ठीक है, इस नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि मानव में जो मुख्य श्वसन अंग है, श्वसन तंत्र का जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है? फेफड़े। क्या है भैया? फेफड़े हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फेफड़ों की। तो देखिए मानव में वक्ष गुहा और उदर गुहा क्या होती है? एक तो होती है वक्ष गुहा और एक होती है उदर गुहा। यानी कि हम बात करें वक्ष गुहा जो होती है वो कहाँ होती है और उदर गुहा जो होता है वो कहाँ होता है। तो हम देखते हैं कि जो डायफ्राम होता है उससे ऊपर का जो भाग होता है वक्ष गुहा, और जो डायफ्राम के नीचे जो भाग होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं अक्ष गुहा। ठीक है, वक्ष गुहा और अक्ष गुहा। अब देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं? फेफड़ों के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं, फेफड़े यानी कि लंग्स। अब देखिए आप होता क्या है कि जो फेफड़े होते हैं इनकी संख्या दो होती है, जनरली सी बात है। ठीक है, एक होता है बायां फेफड़ा, ठीक है, एक होता है दायां फेफड़ा। ये कौन सा है? हम कह रहे हैं बायां फेफड़ा। ठीक है, और ये कौन सा है भैया? ये हो गया दायां फेफड़ा। इतनी बात हमने जानी कि बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। ठीक है, अब ये कहाँ स्थित होते हैं? ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो पशुकाएं यानी कि पसलियाँ होती हैं उनके मध्य में। अब देखिए आप कि दो फेफड़े होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। जो फेफड़े होते हैं इनको पर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम फुफ्फुसीय आवरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय आवरण कहते हैं, जो फेफड़ों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है, अब देखिए बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, फुफ्फुसीय आवरण हो गया। ठीक है, अब देखिए जो फेफड़े होते हैं इनमें जो बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस तरफ हृदय होता है। क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है, यहाँ ये जो खांच आपको दिखाई दे रही है ये हृदय खांच है। क्या है? हृदय खांच है। ठीक है, यहाँ हमने जाना कि फेफड़े दो होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। ठीक है, बायां व दायां दो फेफड़े होते हैं, ये बात हमने जानी। इनको पर आवरण हो जाता है जिसे हम फुफ्फुसीय आवरण कहते हैं। फुफ्फुसीय आवरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको। तो हमने क्या देखा कि जो फेफड़े हैं वो डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ वायु कुपिकाएँ हमने देख ली हैं। वायु कुपिकाएँ जो होती हैं, श्वसन की क्रिया हम देखेंगे जब उसमें देखें किस प्रकार कार्य करती हैं। फिलहाल हमने इसकी स्ट्रक्चर को देखा है, ठीक है। वायु कुपिकाएँ जो होती हैं ये लगभग इनकी जो संख्याएं होती है, एक फेफड़े में 60 करोड़ संख्याएं होती हैं। वायु कुपिकाएँ कितनी होती हैं? 60 करोड़। कितनी होती है भैया? 60 करोड़ वायु कुपिकाएँ होती हैं, जिनका व्यास 0.2 mm होता है। कितना होता है? 0.2 mm होता है, ठीक है। ये 60 करोड़ होती हैं, इतनी बात आपको समझनी है। अब इनके ऊपर किस प्रकार जो झिल्ली होती है O2 CO2 का कैसे विनिमय होता है वो हम देखेंगे अब इसके कार्य में। तो चलिए ये बात तो हो गई कि हमने देखा कि मानव श्वसन तंत्र की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार है, ठीक है। अब देखते हैं हम मानव श्वसन तंत्र का। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पर कि श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रिया विधि। यहाँ हम देखते हैं श्वसन की क्रियाविधि को देखते हैं। अब देखिए होता क्या है। श्वसन की क्रियाविधि को हम देखें तो ये 3 प्रकार से देखते हैं हम श्वसन की क्रियाविधि को। एक तो होता है फुफ्फुसीय संवातन, फुफ्फुसीय संवातन, ठीक है। एक होता है कि गैसों का विनिमय। क्या होता है फ्रेंड्स? गैसों का विनिमय। एक होता है रुधिर द्वारा O2 का परिवहन। यहाँ नंबर 2 गैसों का विनिमय। उसके बाद देखते हैं हम रुधिर द्वारा O2 का परिवहन, रुधिर द्वारा O2 का परिवहन। तो श्वसन की क्रिया 3 प्रकार से होती है, फुफ्फुसीय संवर्धन और गैसों का विनिमय और रुधिर द्वारा O2 का परिवहन, ठीक है। नंबर 1 को हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? फुफ्फुसीय संवर्धन में जो फुफ्फुसीय संवर्धन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं, यानी कि जो श्वसन की क्रिया जो होती है, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। वायु को वातावरण से ग्रहण किया जाता है और उसको छोड़ा जाता है। तो हम क्या देखते हैं? देखिए 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है फुफ्फुसीय संवर्धन? 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 हम देखें तो एक तो होता है निःश्वसन। क्या होता है? निःश्वसन। और एक होता है उच्च श्वसन। उच्च श्वसन कह दो या उच्च श्वसन कह दो, ठीक है। अब देखिए निःश्वसन के अंतर्गत क्या होगा कि निःश्वसन के अंतर्गत हम देखेंगे कि वायु को अंदर लेते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, ठीक है। ये O2 को हम अंदर ले रहे हैं, या हम कह सकते हैं O2 को अंदर लेते हैं, ठीक है। उच्च श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि हम कहते हैं वायु को बाहर निकालते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, या हम कह सकते हैं CO2 को बाहर निकालते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या कह रहे हैं कि निःश्वसन की क्रिया में वायु को अंदर ले रहे हैं या O2 को अंदर ले रहे हैं। उच्च श्वसन की क्रिया में हम क्या कर रहे हैं? वायु को बाहर निकाल रहे हैं या CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब निःश्वसन की क्रिया होती है, निःश्वसन की जब क्रिया होती है तो उसमें होता क्या है? निःश्वसन में हम क्या कर रहे हैं? निःश्वसन में हम O2 को अंदर ले रहे हैं, यानी कि वायु को अंदर ले रहे हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब हमने सांस अंदर ली, जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हुआ? वक्ष गुहा जो है, ठीक है, अक्ष गुहा जो है उसका क्या हो जाता है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आयतन बढ़ जाता है, यानी कि उसमें वायु भर जाती है। जब वायु भर जाती है तो क्या हो जाता है कि जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर और जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। बात समझ में आई आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? समझने की कोशिश करें कि जब हम सांस लेते हैं यानी कि निःश्वसन की क्रिया कर रहे हैं, जब हम आप सांस लेकर देखना कि जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, जो वक्ष गुहा है इसका आयतन बढ़ जाता है क्योंकि इसमें वायु भर जाती है, और जो पसलियां हैं ये ऊपर की ओर हो जाती हैं, ऊपर की ओर हो जाती हैं। और जो डायफ्राम
है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाता है, ये नीचे की ओर हो जाता है, चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीचे की ओर चपटा हो जाता है। तो ये क्रिया होती है किसमें, निःश्वसन की। वायु को अंदर लेते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, ठीक है। ये O2 को हम अंदर ले रहे हैं, या हम कह सकते हैं O2 को अंदर लेते हैं, ठीक है। उच्छ्वसन की क्रिया में क्या होता है कि हम कहते हैं वायु को बाहर निकालते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, या हम कह सकते हैं CO2 को बाहर निकालते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या कह रहे हैं कि निःश्वसन की क्रिया में वायु को अंदर ले रहे हैं या O2 को अंदर ले रहे हैं। उच्छ्वसन की क्रिया में हम क्या कर रहे हैं, वायु को बाहर निकाल रहे हैं या CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब निःश्वसन की क्रिया होती है, निःश्वसन की जब क्रिया होती है तो उसमें होता क्या है, निःश्वसन में हम क्या कर रहे हैं, निःश्वसन में हम O2 को अंदर ले रहे हैं, यानी कि वायु को अंदर ले रहे हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब हमने सांस अंदर ली, जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हुआ, वक्ष गुहा जो है, ठीक है, अक्ष गुहा जो है उसका क्या हो जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, यानी कि उसमें वायु भर जाती है। जब वायु भर जाती है तो क्या हो जाता है कि जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर और जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। बात समझ में आई आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि जब हम सांस लेते हैं यानी कि निःश्वसन की क्रिया कर रहे हैं, जब हम आप सांस लेकर देखना कि जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, जो वक्ष गुहा है इसका आयतन बढ़ जाता है क्योंकि इसमें वायु भर जाती है, और जो पसलियां हैं ये ऊपर की ओर हो जाती हैं, ऊपर की ओर हो जाती हैं। और जो डायफ्राम है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाता है, ये नीचे की ओर हो जाता है, चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीचे की ओर चपटा हो जाता है। तो ये क्रिया होती है किसमें, निःश्वसन की क्रिया में। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और जो पसलियां हैं यानी कि पसलियां ऊपर की ओर डायफ्राम नीचे की ओर, यानी कि हम कह सकते हैं चपटा हो जाता है। तो ये हमने देखा निःश्वसन की क्रिया में कि क्या होता है, निःश्वसन की क्रिया में O2 को अंदर लेते हैं और वायु को अंदर लेते हैं या O2 को अंदर लेते हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, पसलियां ऊपर की ओर, डायफ्राम नीचे की ओर चपटा हो जाता है, ठीक है। अब बात करें उच्छ्वसन की, तो देखिए उच्छ्वसन में क्या होता है, उच्छ्वसन में क्या होता है, हम देखते हैं कि वायु को बाहर निकालते हैं, यानी कि CO2 को बाहर निकाला जाता है। वो कैसे, देखिए जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर तो वो उच्छ्वसन क्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि CO2 बाहर निकलती है। जो CO2 बाहर निकलती है यानी कि फेफड़े जो हैं वो खाली हो जाते हैं, ठीक है, उनमें से वायु निकल जाती है। तो क्या होता है कि जो वक्ष गुहा का आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, पसलियाँ नीचे की ओर हो जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर हो जाता है। इसके विपरीत क्रिया होगी जो कि निःश्वसन में क्रिया होगी, उसके विपरीत क्रिया उच्छ्वसन में होगी। तो हम यह देखते हैं कि जो उच्छ्वसन है इसमें क्या हो रहा है, वायु को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि O2 को बाहर निकाला जा रहा है, और क्या हो रहा है कि जो पसलियां हैं, ऐसे लिख देते हैं हम कि वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि पसलियां नीचे की ओर, ऊपर की ओर तो निःश्वसन में हो रहा था, पसलियां नीचे की ओर, और डायफ्राम यानी कि जो तनुपट्ट है, डायफ्राम ऊपर की ओर हो जाता है, ठीक है।
तो ये क्रिया निश्वसन और उच्छ्वसन में होती है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हम देख रहे हैं श्वसन की क्रियाविधि में कि 3 प्रकार से होती है, फुफ्फुसीय संवातन, गैसों का विनिमय, रुधिर द्वारा O2 का परिवहन। सबसे फर्स्ट हमने देखा फुफ्फुसीय संवातन। फुफ्फुसीय संवातन में हमने देखा कि ये 2 प्रकार से होता है, निश्वसन और उच्छ्वसन। निश्वसन को हमने देखा कि वायु को अंदर लेना निश्वसन और वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन। इनकी जो क्रियाएं वो हमने देखी, ठीक है। तो ये बात हुई फुफ्फुसीय संवातन की। अब हम बात करते हैं कि गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है। तो देखिए जो गैसों का विनिमय है वो हम देखेंगे, हम देखते हैं जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया में अंदर जब हम वायु को लेते हैं तो उस वायु में से O2 का उपयोग होता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि वातावरण से तो सभी गैसें जो है अंदर जाएंगी, लेकिन उपयोग केवल O2 का ही होगा। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि जो गैस विनिमय है इसमें क्या हो रहा है कि O2 जो है वायु कुपिकाओं में जाती है। कहाँ जाती है? वायु कुपिकाओं में। यहाँ से वायु गई श्वास नली से श्वसनिका, श्वसनिका से ये जो विभिन्न श्वसनिकाओं में जो श्वसनिका विभाजित हो गई है, छोटी छोटी जो श्वसनिकाएं हैं उनमें क्या लगी हुई है? वायु कुपिकाएं लगी हुई हैं। अब ये वायु कुपिकाओं में क्या आ गई? वायु आ गई। और यहाँ से क्या होगा? अब मैं आपको बताता हूँ कि गैसों का विनिमय किस प्रकार होता है। गैसों का विनिमय का अर्थ हो गया O2 व CO2 का विनिमय। O2 व CO2 का विनिमय कैसे होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो देखिए हमने देखा कि जो वायु कुपिकाएं होती हैं इस आकार की होती है, गोल होती है, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो झिल्ली होती है वायु कुपिका के ऊपर, ये गैस विनिमय की भूमिका अदा करती है। एक तरह से गैसों का आदान प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ जो होती हैं रुधिर केशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं जो कि एक जाल बनाए हुए हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं। अब देखिए ये क्या है? वायु कुपिका, ठीक है। ये एक झिल्ली है, यहाँ क्या है? O2 है और यहाँ क्या है? फिलहाल CO2 है, ठीक है। हमारे रक्त में क्या है? वापस जो रक्त आता है, हमने जब ब्लड परिसंचरण तंत्र पढ़ा था उसमें देखा था कि दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। रक्त, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के बारे में जाना था। तो हमने क्या कहा था कि रक्त का जो शुद्धिकरण है वो फेफड़ों में होता है, ठीक है। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। तो वो बात यहाँ आ रही है, फेफड़ों में कैसा हो रहा है कि ये वायु कुपिका है और यहाँ से ये ब्लड केशिकाएँ हैं। यहाँ से ब्लड में से CO2 तो इधर जाएगी और O2 कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी, ठीक है। CO2 तो वापस वायु कुपिका में चली जाएगी और वायु कुपिका में से O2 कहाँ चली जाएगी? वो चली जाएगी रुधिर केशिकाओं में, रुधिर केशिकाओं में। और यहाँ से जो O2 है पूरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस प्रकार O2 का क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कि जो रुधिर द्वारा O2 का परिवहन, यहाँ पर हम देखते हैं कि रुधिर द्वारा O2 का जो परिवहन है, तो देखिए जो 3% O2 है ये प्लाज्मा व कोशिकाओं द्वारा परिवहन, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि जो 3% O2 है इसका परिवहन प्लाज्मा व कोशिकाओं द्वारा होता है, लेकिन जो 97% O2 है इसका जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो 2%, हमने अभी पढ़ा था 2% ऑक्सीजन का परिवहन हो सकता है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन 97% जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये ख़त्म होता है, यहाँ पर श्वसन की क्रियाविधि ख़त्म होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ बीमारियाँ हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो हम देखते हैं कि फेफड़ों का अध्ययन पैल्मोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैल्मोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब श्वसन क्रिया का नियंत्रण जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है?
मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा होता है, जो मस्तिष्क में हम पढ़ेंगे अच्छे से। रोग जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो श्वसनीय शोथ जो रोग है वो किससे संबंधित है, श्वसन रोग से, ठीक है। वात स्फीति है, ये भी श्वसन से संबंधित है। निमोनिया जो रोग है श्वसन से संबंधित। फेफड़ों का जो कैंसर है ये भी श्वसन संबंधी बीमारी है। और सिफिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये भी क्या है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, ठीक है। अब इन बीमारियों के बारे में हम अपना जो टॉपिक है मानव रोग उनके बारे में देखेंगे, तब इसको विस्तार से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था अपना श्वसन तंत्र। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।